टाटा मोटर्स ने 2021 के मुकाबले 2022 में 1.5 गुना सेल्स करी और इसके साथ ही वो ओवरऑल सेल्स के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए। लेकिन आपको पता है कि इसके बावजूद भी उनका इंडियन पैसेंजर कार मार्केट के अंदर कितना शेयर था? एनी गेसेस? सिर्फ 13.97%। और अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर मारुति सुजुकी के पास था, तो आप एकदम सही हैं, क्योंकि 41.82% मार्केट शेयर के साथ मारुति सुजुकी पैसेंजर कार सेगमेंट में इंडिया में टॉप पर आती है। अब मारुति सुजुकी के पास इतना बड़ा मार्केट क्यों है, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक अलग हो सकती थी, क्योंकि आज से तकरीबन 15 साल पहले यानी कि 2008 में रतन टाटा जी के देखे ख्वाब पर एक गाड़ी बनाई गई थी। वो ख्वाब जो रतन टाटा जी को तब आता है जब वो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि एक पूरा परिवार जो कि एक स्कूटर पर बैठ के जा रहा होता है, वो लोग अपने स्कूटर पर से स्लिप हो जाने की वजह से गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। और तभी रतन टाटा जी के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक इतनी अफोर्डेबल कार बनाई जाए जो कि एक टू व्हीलर चालक भी ओन कर सके, और इससे जन्म होता है नैनो का। हाँ, टाटा ने अपनी कही बात पर एक ऐसी गाड़ी बना दी जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अफोर्डेबल थी, लेकिन ये कार कभी भी ऑल्टो और वैगनार जैसी एंट्री लेवल कार्स की डोमिनेंस को खत्म नहीं कर पाई, इवन दो वो गाड़ियां इससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा महंगी थी। और अंत में काफी कोशिशों के बाद भी जब मार्केट के अंदर नैनो फेल होती चली गई लगातार, इसे बंद करना पड़ गया। तो आखिर इतनी एम्बिशियस कार फेल कैसे हुई? एक्चुअली इसके पीछे कई रीजंस गिनाए जाते हैं, जैसे कि चलते चलते आग लग जाना, या इस गाड़ी का ओवरहीट हो जाना, या क्रैश टेस्ट में नैनो का फेल हो जाना। लेकिन ये सारे रीजन बहुत ज्यादा बोने लगते हैं जब आप उस रीजन की बात करते हैं जिसके चलते असलियत में ये गाड़ी बर्बाद हुई, और वो थी बैड मार्केटिंग। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि टाटा नैनो की कवर पर लिखे बोल्ड अक्षर हैं। टाटा नैनो की मार्केटिंग किस कदर खराब थी, ये बात रतन टाटा जी ने खुद कबूली थी। But the greatest mistake we made, in my view, which was our mistake, what might be the softest option of getting the car branded as the cheapest car, rather than the most affordable car for the people. अब हो सकता है आप में से कई लोगों को चीप और अफोर्डेबल में ज्यादा अंतर ना पता हो, लेकिन फर्क है। इंडिया के अंदर गाड़ी का घर के दरवाजे के आगे खड़ा होना एक स्टेटस सिंबल है, और ये हमें कार मार्केटिंग में भी देखने को मिलता है। फिर चाहे सुजुकी की टैगलाइन हो वे ऑफ लाइफ, या महिंद्रा का अपने नए लोगों को और भी ज्यादा एलिगेंट बनाना हो। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही ऑटोमोबाइल के लोगों पर विंग्स और क्राउन्स बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिकली ऐड करे जाते हैं। और ये जो लग्जरी वाला एक्सपेक्ट है ना, ये हमें 2014 की फोटोन मोटर्स के सर्वे में भी पता लगता है, जो कि इंडिया के कंज्यूमर मार्केट को ढंग से एक्सप्लेन करता है। दरअसल इंडिया में 39% कंज्यूमर्स कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो आपको टैक्सेस और खर्चे निकालने के बाद बचता है, और इस पैसे को जनरली लोग अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए गाड़ी से बेहतर क्या ही हो सकता है। अब ये जो कार्स होती है ना, इनको लग्जरी की तरह सिर्फ आम लोग ही नहीं देखते हैं, बल्कि नेता और सेलिब्रिटीज भी देखते हैं। और इसीलिए नॉर्दर्न रूरल एरियाज के अंदर एक धारणा है कि अगर आप एक सरपंच है तो आपके पास एक स्कॉर्पियो तो होनी ही चाहिए, विधायक हैं इसका मतलब आपके पास एक फॉर्च्यूनर होगी, और अगर आप एक बड़े नेता हैं तो आपके पास लैंड क्रूजर या डिफेंडर मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि सोसाइटी में आपकी इज्जत इन 4 पहियों पर डिपेंड करती है, और इसीलिए ये चीज़ हमें म्यूजिक इंडस्ट्री और साथ ही साथ मूवीज तक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इंडियंस के कार्स के व्यूज़ को छोड़ भी दें तो चीप सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यही आता है ना कि सस्ता मतलब बेकार। आप अकेले नहीं है जो ऐसा सोचते हैं। जैसे इस वेब सीरीज के इस सीन को ही देख लो। आपके नोट्स नहीं बिक रहे, नॉट बिकॉज यू आर वेरी एक्सपेंसिव बट बिकॉज यू आर टू चीप सर। सर आप ही सोचिए, आज के जमाने में नोबडी बिलीव्स कि 50 रुपए में उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिल सकता है। इस चीज को वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव पोसावाक ने अच्छे से समझाया है। उनका मानना है कि एक कंज्यूमर को रोजमर्रा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से एड्स के थ्रू बॉम्बार्ड किया जाता है, लेकिन सबके लिए सब कुछ जानना तो आसान नहीं होता है ना। और इसीलिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो गैप है, इसे हम अपने आप ही भर लेते हैं, और इसी को बोलते हैं नेवी थ्योरी। और एक गाड़ी चीप क्यों है, ये ज्यादातर सोचे बिना ही उसकी क्वालिटी को जज कर लिया जाता है। और स्टीव के अकॉर्डिंग सस्ता मतलब बेटर डील और सस्ता मतलब बेकार, ये दोनों ही थॉट एक कंज्यूमर के दिमाग में एक साथ आते हैं। तो अब अगर ये दोनों ही थॉट्स एक कंज्यूमर के दिमाग में एक साथ होते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि टाटा के लिए सस्ता होना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया? देखो, अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। टाटा नैनो को जब 2009 के अंदर डेब्यू किया गया था, तब सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर गाड़ियों के प्राइसेस 25 से 30% तक गिर गए थे, और मारुति 800 जो कि उस समय सबसे बड़ा कंपटीशन थी इस गाड़ी का, उसकी सेल 20% तक गिर गई थी। टाटा नैनो की मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा हाइप थी कि 2 लाख गाड़ियों की प्री बुकिंग तक हो गई थी, और टाटा ने भी 2.5 लाख गाड़ियाँ सेल करने का एम्बिशियस टारगेट भी सेट कर लिया था। लेकिन लॉन्च के बाद ही 2011-12 में इसकी सिर्फ 74,000 यूनिट्स ही बिक पाई, और इसके साथ ही ये जो यूनिट्स बिकी थी ना, ये इसकी पूरी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स थी। और ऐसा होने के पीछे नैनो की सिर्फ गलत मार्केटिंग ही नहीं थी,
बल्कि इसकी खराब रिलायबिलिटी भी थी। दरअसल टाटा नैनो के लॉन्च के बाद से ही कई सारे फायर एक्सीडेंट्स भी सामने आने लगे थे, जिसकी वजह से गाड़ियों की चीप इमेज और भी ज़्यादा बोल्ड हो गई। और इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि टाटा नैनो की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बाकी नॉर्मल कार जैसी भी नहीं थी। लेकिन जो टाटा मोटर्स अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है, उसकी गाड़ी इतनी खराब कैसे बनी? अब इसके लिए तो हमें इसकी मेकिंग को समझना पड़ेगा। रतन टाटा सर के अकॉर्डिंग टाटा नैनो की इंस्पिरेशन उन्हें तब मिली थी जब हैवी रेंज के अंदर उन्होंने 4 लोगों की फैमिली को एक बाइक पर जाते हुए देखा और वो लोग गिर गए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वो ऐसी फैमिलीज के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाएंगे। वो चाहते थे कि उनकी ये गाड़ी एक बाइक के प्राइस के आसपास पहुंच जाए, यानी कि वो 1 लाख रुपए के आसपास हो। लेकिन 1 लाख रुपए में मिल सकने वाली गाड़ी बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस मुश्किल टास्क को अपने हाथों में लिया और वो लग गए दुनिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार बनाने में। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा यूजुअल थी कि ऐसी कार को बनाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ेगी, वरना इसके प्राइस को इतना ज़्यादा कम लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसीलिए टाटा नैनो के अंदर हर उस जगह पर कॉस्ट कटिंग करी गई थी जहाँ पर भी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज़ थी। जैसे नैनो का साइज़ खाली 3.2 मीटर था, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी बाकी गाड़ियों के मुकाबले लेंथ में। इसमें सिर्फ 624 सीसी का इंजन आता था, वो भी 2 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनरिफाइंड था एक नॉर्मल इंजन के मुकाबले। और इसके अलावा इसके बेस मॉडल में एसी भी नहीं आता था। इसमें सिर्फ 3 लग नट्स आते थे और इसके बेस मॉडल में सिर्फ एक ही साइड व्यू मिरर दिया जाता था। और तो और इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने और इसको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए इस कार की मेटल शीट थोड़ी सी थिन रखी गई थी टाटा की बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर एयरबैग्स भी नहीं दिए जाते थे। अब इन सभी चीजों से क्या हुआ कि इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिर गई और एनकैप के अंदर नैनो को सिर्फ 0 स्टार रेटिंग ही मिल पाई, क्योंकि इस कार में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के नाम पर कुछ भी नहीं था और ये कार इवन मोस्ट बेसिक यूएन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तक को भी मीट नहीं कर पा रही थी। जब नैनो का क्रैश टेस्ट किया गया और जब 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इसको टकराया गया, तब गाड़ी रुकने से पहले 150 डिग्री तक घूम गई और उसका मुंह कार्डबोर्ड के डब्बे की तरह पिचक गया और आगे के टायर गाड़ी के फ्लोर को फाड़ कर डमी के पैरों को क्रश कर देते हैं और डमी की रिस्ट विंड स्क्रीन और साइड विंडो के बीच में से बाहर निकल जाती है। लेकिन देखा जाए तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। इंडियन कंज्यूमर अक्सर गाड़ी लेते टाइम सेफ्टी का कोई खासा ध्यान नहीं रखते हैं और वैगनार, ऑल्टो और स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ 0 से 1 के बीच में रेटिंग्स लाती हैं जैसे कोई बाइनरी नंबर हो। लेकिन बॉस, नैनो सिर्फ अनसेफ ही नहीं थी, इसके अंदर एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम और भी था। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर आग लग जाया करती थी। आप चाहें आप सेफ्टी को देखो या ना देखो, लेकिन आप एक चलता फिरता तंदूर तो नहीं खरीदना चाहोगे ना। टाटा नैनो के लॉन्च के बाद से ही बहुत सारे फायर एक्सीडेंट सामने आ रहे थे। A Tata Nano was completely destroyed after catching fire. दिल्ली और लखनऊ में आज नैनो में आग लग गई। मध्य प्रदेश के देवास में टाटा नैनो कार में लगी अचानक आग। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग ये सारे इंसिडेंट्स आइसोलेटेड थे और अनरिलेटेड थे। और जहां कुछ गाड़ियों के अंदर फॉल्टी इग्निशन स्विच की वजह से आग लग रही थी, तो वहीं कुछ और गाड़ियों के अंदर ओवर हीटिंग की वजह से। अब चलो, गाड़ी के अंदर आग तो लग रही थी, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि इस गाड़ी को बुझाने के लिए उस आग तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि अकॉर्डिंग टू राजेंद्र जस्सल, जो कि 25 साल से ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैं, उन्होंने एनडीटीवी को बताया था कि अगर इमरजेंसी के अंदर आपको नैनो का इंजन खोलना है ना, तो आपको रेयर सीट्स को पहले नीचे करना पड़ेगा और फिर बोल्ट्स को ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस इंजन को खोल सकते हो। और इस प्रोसेस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप आग कैसे बुझाओगे? क्योंकि यही चीज़ दूसरी गाड़ियों के अंदर बाहर से ही आसानी से हो सकती है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा। अब गाड़ियों के अंदर आग लगने के और स्मोक के इंसिडेंट्स तो सामने आ ही रहे थे, लेकिन टाटा की तरफ से भी इन प्रॉब्लम्स के रेक्टिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा ढिलाई देखने को मिल रही थी। क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद भी टाटा ने सिर्फ स्टार्टर्स को ही फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करने की बात करी थी और किसी भी गाड़ी को रिकॉल नहीं किया था। और ये नॉन अकाउंटेबिलिटी कंज्यूमर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा बेकार आफ्टर सेल सर्विस की तरीके से देखी जाने लगी और टाटा की सेल्स एकदम से गिर गई। लेकिन इस सिचुएशन को सुधारने के लिए 2015 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लेकर आया गया और साइरस मिस्त्री ने 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके न्यू जनरेशन नैनो लॉन्च करी, यानी कि नैनो जेन एक्स। इसे यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये स्टेप ना सिर्फ पुरानी स्ट्रेटेजी जिसमें लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया गया था उससे कन्फ्लिक्टिंग थी, बल्कि अब ये किसी भी तरीके के सुधार के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। टाटा नैनो की इमेज बर्बाद हो चुकी थी और किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन उसे बचा नहीं सकते थे अब। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये कि 2018 में सिर्फ एक नैनो कार ही सेल हुई और 2019 में इसे बंद भी करना पड़ा। अब इवन तो नैनो बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी निकल कर सामने आए जिन्हें ये लगता था कि एक परफेक्ट कार है फॉर सम डिफरेंट पर्पसेस, जैसे जयम ऑटोमोबाइल्स, जिन्होंने 2017 में नैनो के ईवी वेरिएंट को लॉन्च किया था और ये सब इंडिया में प्रॉपर्ली ईवी आने से पहले था। टाटा ने बेसिक शेल दिया जिसमें जयम ऑटो ने ईवी किट फिट कर दी और ये सब स्टेट और सेंटर की सब्सिडी पॉलिसी से भी पहले था, जिस वजह से इसे पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया। खैर,
जैम ऑटो को 400 से 450 गाड़ियों के ऑर्डर भी मिले जिन्हें टैक्सी की तरीके से इस्तेमाल किया जाना था, या लाइक ओला और उबर में चलाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ कोविड के पीक टाइम पर हो रहा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा लोगों का ध्यान गया ही नहीं। खैर, टाटा नैनो का फेलियर इंडियन मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा मार्केटिंग फेलियर है, लेकिन 10 साल बिकी इस गाड़ी ने पूरी दुनिया में अपनी एक बहुत ही तगड़ी छाप भी छोड़ दी थी और इसकी हाइप आज भी कायम है। और इतनी है कि इवन दो टाटा नैनो के बारे में ऑफिशियली टाटा मोटर्स कुछ भी नहीं बोलती है अब, लेकिन लोग खुद ही अलग अलग तरीके के रेंडर्स निकालते रहते हैं इस गाड़ी के और ऐसी स्पेकुलेशन वीडियोस पर अंधाधुंध व्यूज भी लेकर आ जाते हैं। खैर, अब टाटा नैनो दोबारा लॉन्च होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब मैंने रतन टाटा सर को कुछ टाइम पहले खुद नैनो से ताज होटल जाते हुए देखा था, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी कि भले ही टाटा नैनो सेल्स में फेल हो गई हो, लेकिन ये ना तो सिर्फ टाटा मोटर्स का, ना रतन टाटा सर का, बल्कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता ना, तो नैनो इंडिया के अंदर सच में पीपल्स कार बन जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार नैनो के बारे में ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।